नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। अंकिता के परिजन को 2 लाख देने की घोषणा। दुमका की बेटी अंकिता की मौत पर सभी मर्माहत है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गहरा दुख एवं शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों से बात कर उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए नाराजगी जताई। राज्यपाल ने इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की बात कहते हुए पीड़ित के परिवार को तत्काल 2 लाख की राशि अपने विवेकाधीन अनुदान मद से देने की घोषणा की। बता दें कि इस मामले में पीड़ित के परिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। घोषणा के कुछ देर बाद ही दुमका डीसी ने पीड़िता के परिजन को चेक सौंपा है। राज्यपाल रमेश बैस ने इसे राज्य के लिए शर्मनाक बताया। कहा कि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल होती है। कहा कि पूर्व में भी राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए डीजीपी को इससे अवगत कराया था। इसके बावजूद राज्य में सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है। यह चिंता का विषय है। झारखंड की बिटिया अंकिता को न्याय दिलाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी से की है बात, जताई चिंता। झारखंड के दुमका की बिटिया अंकिता की पेट्रोल छिड़ककर हत्या मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख के बाद नईम उर्फ छोटू खान भी पुलिस के शिकंजे में है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने ट्वीट कर गहरा शोक जताया है। उन्होंने डीजीपी से बात कर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले का निष्पादन होगा। मंत्री बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर समेत अन्य ने कड़ी से कड़ी सजा को लेकर हर संभव प्रयास की बात कही है। दुमका की बेटी अंकिता की पेट्रोल छिड़ककर हत्या मामले में दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मुख्य शाहरुख को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही डीसी रविशंकर शुक्ला ने अंकिता के पिता संजीव सिंह को 9 लाख रुपए का चेक दिया। 1 लाख रुपए का चेक पहले ही अंकिता के इलाज के लिए उपलब्ध कराया गया था। आप सबको बता दें कि अंकिता ने इलाज के दौरान रिम्स में दम तोड़ दिया था। हेमंत सोरेन के ससुर का बड़ा बयान। मेरी बेटी कल्पना झारखंड में सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम। झारखंड में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ससुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कल्पना सोरेन अपने पति की विरासत यानी कि झारखंड की सत्ता की बागडोर संभालने में सक्षम हैं। हेमंत सोरेन के ससुर कैप्टन अम्पा मुर्मू ने यह भी उम्मीद जताई कि उनके दामाद सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। कैप्टन अम्पा मुर्मू ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि उनके दामाद झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, सभी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। बता दें कि कैप्टन अम्पा मुर्मू झारखंड के पड़ोसी राज्य ओडिशा के आदिवासी बाहुल मयूरभंज जिला के रायरंगपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहीं के रहने वाली है। सेना के पूर्व कैप्टन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी बेटी कल्पना अपने पति से राजनीति की बागडोर थामने और उसे स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम है। पद्मश्री से सम्मानित संथाली लेखिका दमयंती बेसरा ने भी जोर दिया कि द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से लोगों का नजरिया बदला है। अब एक आदिवासी महिला के मुख्यमंत्री बनने पर स्वीकारोक्ति बढ़ेगी। कैप्टन अम्पा मुर्मू ने कहा कि मेरे दामाद को विपक्षों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक में यह सामान्य है, लेकिन वह लोकप्रिय है और गठबंधन के सहयोगी भी उनके साथ हैं। ऐसे में उनके आरोप मुक्त होने की संभावना ज्यादा है। कैप्टन मुर्मू को लगता है कि उनके दामाद अपने विशाल हृदय के कारण इस तकलीफ में फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को माफ कर दिया और उनके खिलाफ सख्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि आज उनकी उदार मानसिकता का लाभ उठाने वाले ही राजनीतिक में उन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को भगवान उनकी मदद करेगा। वहीं पर कैप्टन मुर्मू ने सुझाया कि हेमंत सोरेन को मौजूदा हालात से सीख लेनी चाहिए और उचित समय पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब बालू का अवैध कारोबार नहीं रोकेंगे प्रतिनियुक्त शिक्षक, गोड्डा एसडीओ ने वापस लिया आदेश।
झारखंड के गोड्डा जिले में बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चेक नाका पर प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षक मुक्त कर दिए गए हैं। इनकी जगह पर कनीय अभियंता एवं जनसेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है। तृतीय पाली में इन्हें दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त की गई है। इस बाबत गोड्डा के एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया। आप सबको बता दें कि झारखंड सरकार की रोक के बाद जिला स्तर पर शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे। आप सबको बता दूं कि गोड्डा के बसंतराय अंचल में 9 जगहों पर और पथरगामा अंचल में 6 जगहों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दौरान उन्हें बालू के अवैध कारोबार पर नजर रखनी थी। प्रभात खबर में खबर प्रकाशित होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने इस आदेश को वापस ले लिया। अब जो है इनकी जगह पर जनसेवक और कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति की गई है। तृतीय पाली में दंडाधिकारी के रूप में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। झारखंड में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ से दियारा क्षेत्र के कई गांव जलमग्न। झारखंड के साहिबगंज जिला के मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर गंगा से सटे लालबथनी गांव का संपर्क कट गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हैं। लालबथनी गांव सहित 3 पंचायत के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। तलझारी प्रखंड क्षेत्र के गोदाई दियारा के 250 घरों में पानी घुस गया। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। यह कृषि बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जूट, मक्का, गेहूं की खेती होती है। 2 दर्जन से ज्यादा गाँव के 30,000 से ज्यादा की आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। गर्भवती महिलाएं, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग को इससे काफी परेशानी होती है। झारखंड पर मानसून मेहरबान, रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को वर्षा हुई। रांची में 2 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। कोकर, लालपुर, कटहल मोड़, बजरा, रातू रोड, कचहरी समेत कई जगहों पर वर्षा होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। वहीं 29 अगस्त को मध्यम दर्जे की वर्षा हुई, जबकि 30 अगस्त से 2 सितंबर तक दिन में 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 3 और 4 सितंबर के लिए भी ऐसे ही भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, कहीं कहीं भारी वर्षा भी हुई। कहा कि धनबाद के पपुनकी में सबसे ज्यादा 114.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। रांची में इस दौरान 33.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि जमशेदपुर में 66.6 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में 9.6 मिलीमीटर, बोकारो में 43.4 मिलीमीटर, चतरा में 29 मिलीमीटर, खुट्टी में 60 मिलीमीटर, गुमला में 9.5 मिलीमीटर, देवघर में 6 मिलीमीटर, गोड्डा में 8.9 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने का आग्रह किया। कहा कि अगर आप बाहर हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें, किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, बिजली के खंभों से दूर रहें। इतना ही नहीं, किसानों से कहा गया कि जब तक मौसम सामान्य ना हो जाए तब तक खेतों में ना जाएं। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, बोकारो, साहिबगंज, गोड्डा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में वर्षा का पूर्व अनुमान भी जारी किया है। कहा कि इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। कोयला खनन से हो रहा है ओजोन परत को नुकसान। आइए जानते हैं विस्तार से इनके दुष्प्रभावों के बारे में। कोयला दुनिया में ऊर्जा का सबसे प्रमुख और बड़ा साधन है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कोयले के उत्पादन में 8.67 की वृद्धि हुई और उत्पादन 778.19 मिलियन टन पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने 2070 तक भले ही नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया हो, लेकिन कोयला देश में अभी भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है और इस जीवाश्म ईंधन का पर्यावरण पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। कोयले और कोयले के कचरे में सीसा, पारा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं मौजूद होती है, जो पौधे और पशु जीवन दोनों के लिए अत्यधिक जहरीले होती है। कोयले से कई तरह के पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होते हैं, जो न सिर्फ मानव जाति बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। थर्मल पावर और कोयल माइंस की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्या होती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। कोयला खनन और उसके दहन से पर्यावरण में दूषित पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिससे वायु, जल और भूमि में प्रदूषण फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है।
किसान भाई बहनों को अब नहीं है घबराना, हेमंत सरकार लेकर आई है झारखंड फसल राहत योजना 2022, जल्द करें आवेदन। झारखंड सरकार की ओर से फसल राहत योजना 2022 की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट होने वाली फसल के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरा करना होगा। फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगा, जिनकी मदद से वे योजना के लिए आवेदन करने में सफल हो पाएंगे। सबसे पहले आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जमीन संबंधित विवरण, बैंक अकाउंट का विवरण, पैन कार्ड होना आवश्यक है। इसके बाद जो है राज्य का मूल निवासी होनी चाहिए। सभी रैयत और बटाईदार किसान, आवेदक किसान की आयु 18 साल से अधिक, आवेदक किसान का वैध आधार संख्या, कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज, न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ के लिए निबंधन, सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक। इसके बाद जो है आवेदक किसानों को अपना संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा। यदि आप फसल राहत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए झारखंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। वहीं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप संबंधित विभाग में जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। रांची में 1 सितंबर को शिक्षक संगठनों की डीओ के साथ होगी बैठक, समस्याओं पर करेंगे चर्चा। रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी कमला सिंह 1 सितंबर को शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक डीईओ कार्यालय में 3 बजे से होगी, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। इसमें झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ, +2 शिक्षक संघ, अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय शिक्षक संघ, झारखंड प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रांची के कांके स्थित मिल्लत कॉलोनी में एकता वेलफेयर सोसाइटी के पुस्तकालय का उद्घाटन सीआईपी के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने किया। मौके पर 10वीं और 12वीं में विभिन्न बोर्ड से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 42 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर दास ने कहा कि बच्चों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। डॉक्टर दास ने कहा कि बच्चों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।